हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ ग्रेविटेशन इस लेसन का लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में वेरिएशन इन जी विथ अल्टीट्यूड एंड डेप्थ इन टॉपिक को ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ग्रेविटी कैसे चेंज होती है जब अर्थ का रोटेशन होता है, यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो चेंज होती है जब अर्थ रोटेशन मोशन परफॉर्म करता है। तो कैसे चेंज होता है, कहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। टॉपिक का नाम है वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड and rotation of the earth. Rotation of the earth। ठीक है, सबसे पहला हम अपनी अर्थ को निकाल लेते हैं। तो ये रहा अपना अर्थ। अब ये अर्थ का सेंटर पॉइंट यहां होगा, तो सेंटर पॉइंट को ओ से रिप्रेजेंट कर लिया। अर्थ जो होती है वो स्फीयर के फॉर्म में रहती है, तो सेंटर से लेके स्फीयर के सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो ये यहां से यहां तक क्या हो गया, रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया। क्लियर है। अब अर्थ यहां आपको ये रेडियस ऑफ द अर्थ दिख रहा है, तो अर्थ को स्फीयर के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, यानी कि अर्थ स्फीयर के फॉर्म में रहता है। अब अगर सेंट्रल पोजीशन के यहाँ पर अगर हम कट करते हैं तो यहाँ पर एक प्लेन दिखेगा, और वो जो प्लेन है उसे कहते हैं इक्वेटर। दैट मीन्स ये हो गया इक्वेटर ऑफ द अर्थ, ये इक्वेटर हो गया। ठीक है। अब अर्थ के सरफेस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेता हूं, लेट से कहीं पर यहां पर होगा, एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने। यहां जो पॉइंट है वो पॉइंट है P, और ये ऑब्जेक्ट का मास कितना है, स्मॉल m है। अब ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना रहेगा, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ, कैपिटल R हो जाएगा। अब जनरली ये अर्थ क्या करती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो जो सेंटर के तरफ आने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना होगा, मास इनटू ग्रेविटी। इसका मास m है और ग्रेविटी कितना रहेगा, यहाँ पर g रहेगा। तो g ग्रेविटी से ये अपनी तरफ खींच रही है। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये कभी की बात कर रहा हूं, अर्थ रेस्ट पोजीशन पे है, तभी नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था। अब देखो मैं यहां पर बताता हूं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो अर्थ क्या करती है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी। कैसे करेगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है। ठीक है। अभी देखो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन है, ऐसा इक्वेटर प्लेन है, उससे क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो ये है। तो इक्वेटर प्लेन और उसके ऊपर कौन है, ये रेडियस है, ये डिस्टेंस। इनके बीच में जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो एंगल थीटा है, और यही एंगल थीटा जो है वो है लैटिट्यूड, इसी को कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है। अब बताओ अर्थ क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है। जब अर्थ रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अब मैं आपको रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में जरा डिफरेंस क्या समझा देता हूँ। लेट्स से एग्जांपल लेते कि हमारे पास एक बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है, समझो। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। तो यहां से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अराउंड ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है, समझो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक पार्टिकल लिया, ये वाला जो कैप है वो इस ऑब्जेक्ट का पार्टिकल है। अब जब ये ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन परफॉर्म करता है तो ये जो पार्टिकल है वो बॉडी के अंदर ऐसे ही है, लेकिन जब ये बॉडी घूमती है तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है।
ये अंदर का जो पार्टिकल है वो रोटेट नहीं कर रहा, वो अपनी जगह पे वैसे ही है, वो खुद से थोड़ी घूम रहा है, वो घूम नहीं रहा है, वो अपनी जगह पे ही है, बस वो सर्कल में चल रहा है। यानी कि जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो उस पे रहने वाला जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। इतना तो पक्का हो गया, राइट। तो ऐसे में ये अर्थ क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है अराउंड दिस पोल, यानी कि इस एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। तो उस पे रहने वाला ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो जब वो सर्कल में, ये ऑब्जेक्ट है कैसे घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो उसका कहीं पर सेंटर पॉइंट बनेगा और उसका भी कुछ ना कुछ रेडियस बनेगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसका जो सर्कल है वो कुछ इस तरह रहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट का जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका भी यहाँ पर सेंटर पॉइंट और उसका रेडियस स्मॉल आर हो गया। क्लियर हो गई। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो रेडियस है और ये अर्थ का रेडियस है, ये दोनों आपस में पैरेलल में रहेंगे। और हमने 8th स्टैंडर्ड में ये देखा है कि अगर यहाँ से कोई ट्रांसवर्सल पास होता हो और दो लाइन आपस में पैरेलल में हो तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम होता है। अल्टरनेट एंगल टेस्ट हमें पता है, तो इसके हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होना चाहिए। पहले से याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो थीटा दिख रहा है ये है लैटिट्यूड, यही है लैटिट्यूड, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट का एंगल, मतलब पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है उसका एंगल सेंटर ऑफ द अर्थ के साथ कितना बन रहा है, वही है हमारा लैटिट्यूड। चलो ये एंगल जितना रहेगा उतना ये रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हमने जो बचपन से पढ़ते आए हैं। क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ कि ये अर्थ रोटेट कर रही है तो पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्लियर है। अब जरा देखो यहां पर हम देखेंगे तो इधर देखो 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। कुछ इस तरह हमें राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा लेता हूँ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल आर है। कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि स्मॉल आर का जो आंसर है वो कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा होगा, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है। अब यहां देखिए, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स यानी कि सेंटर की तरफ जो एक्ट हो रहा है वो फोर्स कितना है, mg है। जनरली वो होना चाहिए, यानी कि मैं ऐसा बोलूंगा कि यहां पर फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ड्यू टू g इज इक्वल टू कितना रहेगा, mg रहेगा। और आप चाहे तो इसको टोटल फोर्स अभी आप बोल सकते हो, टोटल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, इतना एक्ट हो रहा है। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब जरा देखिए, अब ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। आप कभी ऑब्जर्व करो, जैसे कोई अगर एक रोटेटिंग टेबल है, समझो रोटेटिंग टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा है। अब अगर टेबल रोटेट हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, धीरे धीरे दूर जाता रहता है, मतलब उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है। समझ में नहीं आ रहा है, एक मिनट समझा देते हैं। जैसे मान के चलो कि ये अभी रोटेटिंग टेबल है समझो, और यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया। आप इसको एकदम स्पीड से रोटेट कर रहे हो, एकदम स्पीड से रोटेट करोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे क्या करता है, उस तरफ सरकता है। मतलब इसके ऊपर क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे दूर की तरफ जाता है, मतलब उसके ऊपर आउटवर्ड फोर्स आता है। तो वैसा ही जब ये अर्थ रोटेट होती है तो ये वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर आउटवर्ड फोर्स आएगा, यानी कि इस तरफ एक फोर्स एक्सर्ट होता हुआ दिखेगा, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास m और जिस सर्कल से वो दूर जा रहा है वो सर्कल का रेडियस r,
और उसकी एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा क्या है, इसका मतलब क्या है बताता हूँ। ये जो अर्थ है ना, अर्थ रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसकी जो भी वेलोसिटी होगी उसकी एंगुलर वेलोसिटी किससे बताएंगे, ओमेगा से बताएंगे। अब जितना अर्थ की स्पीड होगी उतना ही इसका भी क्या होगा, स्पीड होगा। मतलब मुझे बताओ कि अगर ये ऑब्जेक्ट एक चक्कर काट लेता है तो इसके अंदर का पार्टिकल भी एक सर्कल बना लेता है, तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सिंपल रहेगा। अब बस इतना समझ लो, जो भी इसके ऊपर यहाँ पर फोर्स आ रहा है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर है। अब ये एम आर ओमेगा स्क्वायर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, इसकी जो डिटेल कॉन्सेप्ट्स है वो आपको 12th स्टैंडर्ड में रोटेशनल डायनामिक वाले लेसन में आपको समझेगा। अभी बस इतना समझो कि इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है वो इतना आ रहा है और उसका डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, क्लियर हो गई। अब इस कंपोनेंट को हम दो में डिवाइड करेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ होगा और वर्टिकल कंपोनेंट कुछ इस तरफ होगा। क्लियर हो रही, मतलब यहां से अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर कोई ऐसा जा रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। हमने मैथमेटिकल मेथड में पढ़े हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा cos थीटा होता है और वर्टिकल वाला क्या होगा, sin थीटा। देखो ये जितना एंगल रहेगा उतना एंगल ये होना चाहिए, यहाँ पर थीटा आएगा इसलिए हमने यहाँ पर थीटा लिखा है। अगर यहाँ का एंगल कुछ और होता, लेट से यहाँ पर अल्फा होता, तो हम यहाँ पर कॉस अल्फा साइन अल्फा लिखते, लेकिन ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ होगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा। ये दोनों भी कंपोनेंट किसका है, इसका है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर और इधर एम आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हमें इस कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ग्रेविटी इधर काम कर रही है, तो हमें इस कंपोनेंट के बारे में जानना है, तो हम इसमें इंटरेस्टेड है, तो हम ये वाला लेंगे। यानी कि इधर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है और ये वाला फोर्स उस तरफ खींच रहा है, यानी कि ये क्या है, अपोजिंग फोर्स है या आउटवर्ड फोर्स है। तो हम ऐसे लिख लें यहां पर अपोजिंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। तो कितना आ रहा है उसका, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आ रहा है। अब मुझे बताओ एम ऐसे रखूंगा, आर का जो आंसर है वो कितना है, कैपिटल आर कॉस थीटा, तो आर के जगह पे कैपिटल आर कॉस थीटा रख लिए और ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा रहेगा। यहां पर देखो ये एम और ये देखो यहाँ आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये है अपोजिंग फोर्स, मतलब इधर एक्ट करने वाला फोर्स, और सेंटर की तरफ एक्ट करने वाला फोर्स ये है। इतनी बातें हमें समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन एक बात नोटिस करो, अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होता है वो उस तरफ जाके तो नहीं गिरता, वो अर्थ के ऊपर ही है, मतलब कोई तो है जो उसको अपनी तरफ खींच के रखा है, और वो कौन है, अर्थ है। मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा, तभी तो वो ऑब्जेक्ट सरफेस पे टिका हुआ है। अगर ये ज्यादा होता तो ऑब्जेक्ट उस तरफ गिर जाता, मतलब पृथ्वी से अलग हो जाता। पृथ्वी से अलग नहीं हो रहा है, मतलब क्या हुआ, अर्थ यानी कि पृथ्वी अपनी तरफ खींच के रखी है, यानी कि ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा। समझा। एक बात नोटिस करो, ये जो आपको m दिख रहा है वो m तो इस ऑब्जेक्ट का मास है, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी जो है वो g है, उस तरफ की जो ग्रेविटी दिख रहा है वो ये आ रहा है। तो अब एक काम करते हैं, जो भी यहां पर फोर्स आ रहा है और जो भी वहां पर जा रहा है, अब हम मैथमेटिकल मेथड में क्या पढ़े थे कि जब भी अगर दो वेक्टर ऑपोजिट में रहता है तो उनमें सब्ट्रैक्शन होता है, तो मैक्सिमम ये होगा, मिनिमम ये होगा, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मुझे बताओ, कुछ ग्रेविटी इधर काम कर रहा है, कुछ फोर्स वहां पर काम कर रहा है, तो कुछ तो ग्रेविटी यहां बचेगा ना, कुछ तो ग्रेविटी जो बचेगा उसको हम जी डैश मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां इधर बोलेंगे नेट फोर्स exerted on object। नेट फोर्स कितना रहा होगा, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, यानी कि दिस फोर्स कौन सा है यहाँ पर,
शॉर्ट में लिखता हूं, देखो, फोर्स टुवर्ड द सेंटर, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ माइनस ये कौन सा है, अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स। अब बस इतना लिखता हूं, समझ जाओ। देखो अभी यहां पर टुवर्ड द सेंटर में कितना फोर्स है, mg है, तो हमने लिखा यहां पर mg माइनस उस तरफ कितना फोर्स है, इतना आ रहा है, अपोजिंग फोर्स कितना आ रहा है, इतना। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो मुझे बताओ सेंटर के तरफ वाला फोर्स इतना, उस तरफ वाला फोर्स इतना, इसमें से ये माइनस होगा तो कुछ तो फोर्स बचेगा। वो जो नेट फोर्स है वो कैसा निकालेंगे, इसका मास m और इधर ग्रेविटी कितनी बचेगी, g डैश बचेगी, इसमें से उसमें सब माइनस होके जो ग्रेविटी बचेगी वो कितना, g डैश। तो यहां पर g डैश लिख दिया। तो ये है इसका आंसर। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इसमें mg डैश है तो mg डैश हो गया, यहां पर m, इधर m कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया, तो g माइनस वहां पर कितना बचा है, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचा है। अब ये m कैंसिल हो गया तो g डैश जो है वो स्मॉल g माइनस कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। मैं पहले बताऊं ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ कितनी स्पीड से रोटेट हो रहा है वो है ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा है। तो ये हो गया, इधर कितनी ग्रेविटी हुई उसका फॉर्मूला, समझ में आ गया। अब कुछ कंडीशन लेते हैं, मान के चलो कि यहां पर एट द इक्वेटर, एट द इक्वेटर, अब सोचो कि ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं होता और यहां पर होता, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं होता इधर होता, मतलब ऐसा ये नीचे रहता और एंगल कितना बन जाता, 0। अभी देखो इधर गया है मतलब ऐसे इधर तक गया, कुछ एंगल बना है, और अगर यहां होता तो कुछ और बड़ा एंगल होता, यहां होता तो कुछ और बड़ा एंगल होता, अगर वो नॉर्थ पोल पे होता तो पूरा 90 डिग्री का एंगल बनता। यानी कि इस वक्त लैटिट्यूड कुछ तो थीटा है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ इक्वेटर पॉइंट पे रहता, यानी कि इक्वेटर जो प्लेन है ना अपना वो यहाँ रहता, तो एंगल कितना होता, 0, यानी कि लैटिट्यूड 0 होता। और अगर लैटिट्यूड 0 होता तो आप इसके अंदर पुट करते, और cos 0 का आंसर कितना होता है, 1। तो यहां पर देखो cos थीटा यानी कि cos 0 डिग्री का आंसर 1, cos स्क्वायर का मतलब 1 आएगा, तो ये 1 आ जाता, मतलब ये बन जाता g डैश माइनस जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये रहता। अब जरा देखो एंगुलर स्पीड अर्थ का जो वो कांस्टेंट है, राइट, हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, वो भी कांस्टेंट है, इधर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी होता है, जनरली अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी का वैल्यू कितना पढ़े थे हम, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़े थे, हालांकि 9.81 था पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू कुछ तो आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो वैल्यू और छोटा आएगा, मतलब इक्वेटर पे जो ग्रेविटी बनेगी अर्थ की वो कम होगा। तो यहां पर क्या होगा, ग्रेविटी एट द इक्वेटर इज मिनिमम, यहां पर क्या होगा, मिनिमम रहेगा, वो ज्यादा नहीं रहेगा। और इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे ओमेगा स्क्वायर आर का, इस सब की वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पर जो ग्रेविटी होगी यहाँ पर इक्वेटर पॉइंट पे वो जो वैल्यू आती है वो 9.7804 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मतलब 9.78 पकड़ के चलो, बस इतना रहता है, समझ में आ रही। लेकिन सोचो कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ होता, इधर पोल पे, नॉर्थ पोल पे होता, तो कितना एंगल बन जाता, 90 डिग्री बन जाता। और अगर हम यहाँ पर cos 90 पुट करते हैं, इसको हटा लेते हैं अभी। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, एट दी पोल, एट दी पोल, पोल पे अगर हम देखेंगे तो वहां पर थीटा का वैल्यू कितना हो जाता, 90 डिग्री हो जाता, और cos 90 डिग्री का जो आंसर है वो 0 आता, मतलब ये वाला वैल्यू 0 हो जाता, 0 इंटू दिस 0, मतलब ये पूरा 0। तो क्या बन जाता है, ये डायरेक्टली g डैश
पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस जीरो, यानी कि जी डैश इज इक्वल टू जीरो। जो ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे रहेगी उतनी यहां पर मिलेगी आपको, मतलब कोई चेंज नहीं है। नो रिडक्शन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी एट द पोल। मतलब जब पोल के ऊपर आ जाएंगे तो उसकी वैल्यू थीटा कितना रहेगा, 90 हो जाएगा, और तभी ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? जो अर्थ के सरफेस पे जितनी ग्रेविटी, ऑलमोस्ट उतनी ही ग्रेविटी यहां पर हमें पोल पे मिलेगी। तो ये वाली कहानी, इतनी बातें तो आपको अभी समझ में आ गया। अगर सोचो कि हमें इक्वेटर पे ग्रेविटी को जीरो देखना है, तब क्या होगा? अगर जीरो देखना है यानी कि कोई भी वेट नहीं होगा, वेटलेस महसूस कराना है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा? देखो, अगर वैल्यू देखोगे यहां पर, अगर आएंगे इधर इस जगह पे एट इक्वेटर पे, इसका देखो इक्वेटर दिख रहा है, इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है? ये आ रहा है। अब अगर आर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जी के बराबर हो जाए, यानी कि आर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जी के बराबर हो जाए और यहां पुट कर लें, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? जी माइनस जी, तो जी डैश इज इक्वल टू जीरो आएगा। मतलब इसकी वैल्यू जी के बराबर हो जाए तो दोनों में माइनस करके कितना आएगा? जी डैश। मतलब इक्वेटर पे कोई ग्रेविटी नहीं बनेगा, मतलब वो पर्सन वहां पर वेटलेस महसूस करेगा, वहां पर कोई वेट फील ही नहीं करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये वाली कहानी थी, हमें लैटिट्यूड के बारे में समझना था। लैटिट्यूड मतलब क्या है? ये जो एंगल है, और ये एंगल कब बनता है? जब ये रोटेट करता है। कौन? अर्थ। अर्थ जब रोटेट करती है तो उसकी वजह से क्या बन रही है? कुछ एंगल बन रहा है। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है उस पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो इधर कुछ एंगल रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट यहां आ जाता तो यहां पर एंगल कुछ कम हो जाता, ऑब्जेक्ट यहां रहेगा तो कुछ बड़ा एंगल बनेगा। तो एंगल की वजह से भी उस पे आने वाली जो ग्रेविटी है, जो अर्थ की ग्रेविटी बनेगी, वो अलग अलग होगी। पोल पे जाएंगे तो ग्रेविटी ज्यादा बनेगा, और इक्वेटर पे आएंगे तो ग्रेविटी कम बनेगा, क्योंकि इक्वेटर पे एंगल जीरो होता है, पोल पे एंगल बड़ा रहता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो एंगल के वजह से भी, यानी कि लैटिट्यूड के वजह से भी डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट पे कितनी ग्रेविटी एग्जर्ट होगी अर्थ का, मतलब कितनी ग्रेविटी एक्ट होने वाली, ये समझ में आ गया। क्लियर हो गई? चलो, ये वाला तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे हम ये समझते कि ये जो हमारा अर्थ है उसके शेप की वजह से कैसे ग्रेविटी में फर्क होता है वो समझते हैं। तो जरा मैं इसको निकाल लेता हूं। यहां पर देखो, यहां पर हमारा टॉपिक यहीं से बना लेते हैं। यहां क्या है? इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर बस इतना समझो कि इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ द अर्थ। हमें क्या लग रहा है कि जो अर्थ है वो कंप्लीटली स्फीयर के फॉर्म में है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो कंप्लीटली स्फीयर के फॉर्म में नहीं है। होता ही है कि ये जो हमारी अर्थ है ना, ऐसा हम दिखा रहे हैं ना आपको, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये जो अलोंग द इक्वेटर है वो बल्ज हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा दिखता है हमें इस तरफ, जैसे ऐसे ऐसे दिखती है। तो रियलिटी में क्या हो रहा है? देखो, हमारे पास अगर हम निकालेंगे तो ये इक्वेटर है, ये पोल है, राइट? तो इधर से देखो, यहाँ रेडियस कितना है? 6,3, यहाँ का जो रेडियस होता है वो 6,378 किलोमीटर होता है इक्वेटर पे, जबकि पोल पे जो रेडियस होगा वो कम रहेगा, और यहाँ पर कितना होता है कि 6,356 किलोमीटर होता है। यानी कि पोल का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना है? 6,356 किलोमीटर, क्योंकि ऐसे एलिप्स के शेप में थोड़ा सा रहता है, कंप्लीटली स्फीयर के फॉर्म में नहीं रहता। तो पोल का डिस्टेंस सेंटर से क्या है? कम है, और इक्वेटर पे देखो ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से ज्यादा है। और हम ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? हम स्टार्टिंग लेक्चर में समझा दिए। ग्रेविटी का फॉर्मूला था कि G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल G तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M क्या है? मास ऑफ द अर्थ है, और मास ऑफ द अर्थ तो कांस्टेंट है। मास ऑफ द अर्थ हम कितना लेंगे? 6 इंटू 10⁻24 kg लेंगे, बराबर। अब आप जरा सोचो, पोल पे देखो, पोल पे रेडियस कितना है? 6,356,
और यहाँ पर कितना है 6378 किलोमीटर है। चलो इसको हम ऐसा इक्वेटर बोल देते हैं और यहाँ पर पोल बोल देते हैं। तो हम पोल पे ग्रेविटी निकालेंगे और इक्वेटर पे ग्रेविटी निकालेंगे। फॉर्मूला सेम है Gm/r²। लेकिन अगर हम पोल पे निकालेंगे तो यहाँ पर पोल का रेडियस और यहाँ पर इक्वेटर का रेडियस, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू 9.8322 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी और इसका जो वैल्यू आएगी इक्वेटर के ऊपर वो 9.7804 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। क्यों ऐसा? दोनों का कैपिटल जी कैपिटल एम तो सेम है, लेकिन इसका रेडियस छोटा है। डिनोमिनेटर छोटा रहेगा तो आंसर बड़ा आता है, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा तो आंसर छोटा आता है। इसलिए यहां पर जो ग्रेविटी बनेगी इक्वेटर पे, प्लेन के यहां पर जो भी ग्रेविटी बनेगी वो कम होगा एज कंपेयर टू पोल का। समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो हमारा अर्थ का शेप जो है वो प्रॉपर स्फीयर के फॉर्म में नहीं है। प्रॉपर स्फीयर के फॉर्म में होता तो फिर सभी जगह पे ग्रेविटी सेम होता। आप यहाँ ग्रेविटी निकालते, इधर ग्रेविटी निकालते, यहाँ कहीं पर भी ग्रेविटी निकालते, सेम आता। लेकिन वो प्रॉपर शेप में नहीं है, थोड़ा इरेगुलर शेप है, मतलब ऊपर से ऐसे दबा हुआ है, एलिप्सॉइड की तरह है, एलिप्स की तरह इस तरफ फैला हुआ है, नीचे दबा हुआ है। तो यहाँ का रेडियस बढ़ा तो इधर का ग्रेविटी कम, यहाँ का रेडियस कम तो यहाँ का ग्रेविटी ज्यादा। तो अभी हमें इस पूरी स्टोरी के अंदर क्या समझ में आ रही है? देखो, हमने 3 चीजें समझी थी, ग्रेविटी कहाँ कहाँ कैसे वेरी करता है। तो हमने पूरे लेसन में इससे पहले ग्रेविटी के जितने भी टॉपिक हमने पढ़े उसमें हमने क्या देखा? देखो, हमारे पास ये अर्थ है, राइट, और ये सेंटर पॉइंट है। अब देखो यहाँ से ना थोड़े हाइट पे जाते हैं, तो यहाँ से हाइट पे गए तो इधर का जो ग्रेविटी का फॉर्मूला आ रहा था G × 1 - 2h/r आया था। ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। अंदर थोड़ा हम डेप्थ में आए, यहाँ पर मतलब इधर आए, तो अंदर कितना डेप्थ में? D में। और यहाँ जो ग्रेविटी बना था GD = इधर का ग्रेविटी यहाँ लिखता हूँ, देखो इधर GD = G × 1 - d/r बना था। और अभी हमने देखा कि कुछ इक्वेटर पे यहाँ पर ग्रेविटी, मतलब इधर माफ करना, इक्वेटर नहीं, यहाँ पर लैटिट्यूड थीटा एंगल बना रहा है। इधर का जो ग्रेविटी आ रहा है वो कितना है? G' = G - r ω² cos² थीटा। तो हमने एक बात नोटिस किया कि देखो, एंगल की वजह से भी क्या हो रहा है, मतलब लैटिट्यूड की वजह से भी ग्रेविटी कम होती है। देखो, ऐसे से नीचे आओगे ग्रेविटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हाइट पे जाओगे तो भी ग्रेविटी कम होगी, डेप्थ में आओगे तो भी ग्रेविटी कम होगी। मतलब ग्रेविटी क्या होता है? डिक्रीज होती है। मैक्सिमम कहाँ होगी? अपनी अर्थ के सरफेस पे। जो अर्थ का सरफेस है उधर क्या होगा? वो मैक्सिमम होगा, एंड दैट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिखते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। सो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। आज के लेक्चर में बस इतना ही है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।